नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीए सेकंड ईयर पेपर फर्स्ट इतिहास विजयनगर व बहमनी साम्राज्य के पतन के कारण यूनिट सेकंड। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या कारण रहा जिसके कारण इतना प्रतापी और इतना प्रसिद्ध साम्राज्य पतन की ओर उन्मुख हुआ? सबसे पहले हम देखते हैं विजयनगर राज्य के पतन के कारण। कुछ पॉइंट्स में हम इसको समझेंगे। पहला पॉइंट है सैनिक दुर्बलता। दूसरा, बहमनी राज्य से निरंतर संघर्ष। तीसरा कारण है प्रांतीय अधिकारियों को व्यापक अधिकार। और चौथा कारण है सीमांतों की सुरक्षा का अभाव। सीमांतों की सुरक्षा का अभाव। पांचवा कारण है विदेशी व्यापार पर पुर्तगालियों का अधिकार। अयोग्य उत्तराधिकारी। राम राय की अदूरदर्शिता। आठवां कारण है अत्यधिक समृद्धि। और नवां कारण है मुसलमानों में धार्मिक उत्साह। विजयनगर राज्य के पतन के ये निम्नलिखित कारण रहे। इसको देखने के बाद फिर हम बहमनी राज्य के पतन के कारण देखेंगे। सबसे पहले पॉइंट लेते हैं सैनिक दुर्बलता। विजयनगर राज्य का सैन्य संगठन दोषपूर्ण था। सेना के संगठन, प्रशिक्षण तथा अनुशासन पर समुचित ध्यान नहीं दिया गया। विजयनगर राज्य को बहमनी के सुल्तानों के साथ निरंतर संघर्ष करना पड़ा, परंतु अपने सैन्य संगठन की दुर्बलता के कारण विजयनगर को पराजयों का सामना करना पड़ा। बहमनी राज्य के सुल्तानों के पास श्रेष्ठ अरबी नस्ल के घोड़े थे, उनके पास अचूक निशानेबाज सैनिक थे, उनके पास एक शक्तिशाली तोपखाना भी था, परंतु विजयनगर राज्य के पास उत्तम नस्ल के घोड़े नहीं थे, श्रेष्ठ तोपखाना नहीं था और न ही कुशल तोपची था। जो तोपखाने को संभालता है, तोपची, वो भी नहीं था। और विजयनगर राज्य की सेना में कुशल घुड़सवारों तथा अचूक निशानेबाजों की भी कमी थी। दूसरा कारण है बहमनी राज्य से निरंतर संघर्ष। विजयनगर राज्य को प्रारंभ से ही अपने पड़ोसी मुसलमान बहमनी राज्य से निरंतर युद्ध लड़ने पड़े। इन दीर्घकालीन युद्धों के कारण उसकी सैन्य शक्ति नष्ट हो गई और राजकोष रिक्त होता गया। निरंतर युद्धों से विजयनगर राज्य की शक्ति क्षीण होती चली गई और अंत में वह समाप्त हो गया। प्रांतीय अधिकारियों को व्यापक अधिकार। विजयनगर राज्य के प्रांतीय नायकों या सामंतों को बहुत ज्यादा अधिकार प्राप्त होते थे।
उन्हें प्रशासन संबंधी व्यापक अधिकार दिए गए थे। वे अपनी निजी सेनाएं भी रखते थे। इससे उनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई और वे दुर्बल एवं अयोग्य शासकों के समय विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे तथा स्वतंत्र होने का प्रयास करते थे। सीमांतों की सुरक्षा का अभाव। विजयनगर राज्य की सीमाएं मुस्लिम राज्यों से मिली हुई थी, परंतु उनकी सुरक्षा का समुचित प्रबंध नहीं किया गया। विजयनगर राज्य की गुप्तचर व्यवस्था भी सुदृढ़ नहीं थी, जिसके परिणाम स्वरूप विजयनगर के शासकों को पड़ोसी मुस्लिम राज्यों की गतिविधियों के बारे में जानकारी नहीं रहती थी। विदेशी व्यापार पर पुर्तगालियों का अधिकार। विजयनगर के शासकों ने अच्छे घोड़े तथा तोपें प्राप्त करने के लालच में पुर्तगालियों को विशेष व्यापारिक सुविधाएं दी तथा शीघ्र ही विजयनगर के विदेशी व्यापार पर पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। इससे विजयनगर राज्य की आय में कमी आ गई। इसके अलावा पुर्तगाली व्यापारिक सुविधाओं तथा प्रभुत्व विस्तार के लिए विजयनगर की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप करने लगे और षड्यंत्र रचने लगे। अयोग्य उत्तराधिकारी। कृष्णदेव राय के उत्तराधिकारी अयोग्य एवं दुर्बल सिद्ध हुए। कृष्णदेव राय का उत्तराधिकारी अच्युत राय यह एक अयोग्य, दुर्बल तथा विलास प्रिय शासक था। इसकी अयोग्यता तथा दुर्बलता का लाभ उठाकर बीजापुर के सुल्तान ने आक्रमण कर रायचूर के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। अच्युत राय की मृत्यु के बाद सदाशिव राय गद्दी पर बैठा। वह भी एक अयोग्य तथा दुर्बल शासक था। वह नाम मात्र का शासक था तथा राज्य की संपूर्ण सत्ता उसके प्रधानमंत्री राम राय के हाथों में थी। अतः अयोग्य एवं दुर्बल उत्तराधिकारियों के कारण केंद्रीय शक्ति क्षीण हो गई तथा महत्वाकांक्षी सामंतों ने विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया। राम राय की अदूरदर्शिता। विजयनगर के प्रधानमंत्री राम राय, जो सदाशिव राय के समय पे था, उसने मुस्लिम राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति अपनाई, जो विजयनगर राज्य के लिए घातक सिद्ध हुई। 1574 ईस्वी में उसने बीजापुर तथा गोलकुंडा के साथ मिलकर अहमदनगर पर आक्रमण कर दिया तथा बीजापुर की सेनाओं ने अहमदनगर को खूब लूटा। विजयनगर की बढ़ती हुई शक्ति से दक्षिण के मुस्लिम राज्य बड़े चिंतित हुए और उन्होंने आपसी मतभेदों को भुलाकर विजयनगर के विरुद्ध संघ बना लिया और अंत में मुस्लिम राज्यों ने संगठित होकर 1565 में तालीकोट के युद्ध में, महत्वपूर्ण युद्ध है ये दक्षिण में, तालीकोट का युद्ध 1565। दक्षिण के मुसलमान राज्य जो विजयनगर राज्य से परेशान थे, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, इन्होंने आपस में एक संघ बनाया। एक साथ मिलकर के इन्होंने विजयनगर पर आक्रमण किया और विजयनगर की सेनाओं को हरा दिया और विजयनगर को तहस नहस कर दिया। अत्यधिक समृद्धि। विदेशी यात्रियों के विवरण से ज्ञात होता है कि विजयनगर राज्य एक अत्यंत संपन्न एवं समृद्ध राज्य था। धन की बहुलता के कारण यहाँ राजा, सामंत, उच्च पदाधिकारी आदि ऐश्वर्यपूर्ण जीवन बिताने लगे और अनेक दुर्व्यसनों के शिकार हो गए। वे शासन कार्यों की उपेक्षा करने लगे। मुसलमानों में धार्मिक उत्साह। बहमनी राज्य के मुसलमानों में इस्लाम धर्म के प्रति अपार उत्साह था तथा इस्लाम की प्रतिष्ठा के लिए वे अपना तन, मन, धन बलिदान कर देने के लिए तैयार थे, परंतु विजयनगर के हिंदुओं में धार्मिक उत्साह का अभाव था। ये तो हुआ हमारा विजयनगर राज्य के पतन के कारण। अब हम देख लेते हैं बहमनी राज्य के पतन के कारण। पहला है अमीरों में गुटबंदी। सुल्तानों की धर्मांधता। विजयनगर
राज्य से निरंतर संघर्ष, विदेशी अमीरों का बढ़ता प्रभाव, सुल्तानों की अयोग्यता एवं विलासप्रियता, यही कारण हमने अभी देखा था विजयनगर साम्राज्य के पतन का भी रहा था। महमूद गवां का वध, महमूद गवां का वध। बहमनी राज्य के पतन के कारणों में सबसे पहला कारण हम देखते हैं अमीरों में गुटबंदी। बहमनी राज्य में तुर्क, मुगल, अरबी, अबिसीनियन, ये मुसलमान और विदेशी लोग थे, जातियां थी अबिसीनियन, तथा भारतीय मुसलमानों के अनेक दल थे जो एक दूसरे से ईर्ष्या करते थे। इनमें आपस में वैमनस्य था, मतभेद था, वैमनस्य। वे एक दूसरे के विरुद्ध षड्यंत्र रचते थे। अतः इन अमीरों के आपसी वैमनस्य और संघर्ष से शासन व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई तथा राज्य की शक्ति क्षीण हो गई। सुल्तानों की धर्मांधता। बहमनी राज्य के अधिकांश सुल्तान धर्मांध थे। उनकी धार्मिक असहिष्णुता की नीति से हिंदुओं में तीव्र आक्रोश था। उनकी धर्मांधता की नीति के कारण हिंदू बहमनी के सुल्तानों के प्रबल विरोधी बन गए। तो धर्मांधता के कारण हिंदू जो थे वो उनके प्रबल विरोधी बन गए। विजयनगर राज्य से निरंतर संघर्ष। बहमनी राज्य के सुल्तानों ने साम्राज्य विस्तार के लिए विजयनगर राज्य पर बार बार आक्रमण किया। निरंतर युद्धों से बहमनी राज्य की शक्ति कमजोर हो गई और इन युद्धों के कारण एक तरफ तो राजकोष की हानि हुई, दूसरी ओर शासन व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। विदेशी अमीरों का बढ़ता प्रभाव। बहमनी राज्य के अनेक सुल्तानों ने विदेशी अमीरों को प्रशासन में प्रधानता दी। उन्हें उच्च पदों पर नियुक्त किया गया, जिससे स्थानीय अमीरों में घोर असंतोष उत्पन्न हुआ। परिणाम स्वरूप दरबार में गुटबंदी बढ़ गई तथा अमीरों के गुट एक दूसरे की शक्ति को नष्ट करने के लिए षड्यंत्र करने लगे। सुल्तानों की अयोग्यता एवं विलासप्रियता। मोहम्मद शाह तृतीय की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी बड़े अयोग्य, दुर्बल तथा विलासप्रिय सिद्ध हुए। वे अपना अधिकांश समय भोग विलास में व्यतीत करने लगे और शासन कार्यों की उपेक्षा करने लगे। उनकी अयोग्यता तथा दुर्बलता के कारण राज्य में अशांति एवं अव्यवस्था फैल गई तथा अनेक प्रांतीय सूबेदारों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। महमूद गवां का युद्ध। महमूद गवां एक कुशल सेनापति, योग्य प्रशासक तथा चतुर राजनीतिज्ञ था। उसने अनेक आंतरिक एवं बाह्य संकटों से बहमनी राज्य को नष्ट होने से बचाया था, परंतु सुल्तान मोहम्मद शाह तृतीय ने दक्षिणी अमीरों के भड़काने पर महमूद गवां की हत्या करवा दी। महमूद गवां की मृत्यु से बहमनी राज्य की एकता तथा शक्ति का अंत हो गया तथा राज्य में अशांति एवं अराजकता फैल गई। तो ये रहे विजयनगर एवं बहमनी राज्यों के पतन के कारण। विजयनगर का हमने सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन देख लिया था। अब हम सांस्कृतिक जीवन भी इसमें देख लेते हैं विजयनगर का। सामाजिक और आर्थिक जीवन देख लिया था। विजयनगर राज्य का सांस्कृतिक जीवन या सांस्कृतिक दशा। पहला हम इसमें देखेंगे साहित्य के क्षेत्र में उन्नति और दूसरा देखेंगे कला के क्षेत्र में उन्नति। साहित्य के क्षेत्र में उन्नति में विजयनगर राज्य में साहित्य के क्षेत्र में पर्याप्त उन्नति हुई। विजयनगर राज्य के शासक विद्या प्रेमी थे। उन्होंने विद्वानों, कवियों एवं साहित्यकारों को प्रोत्साहन एवं संरक्षण दिया। इन विद्वानों में संस्कृत,
तेलुगु और तमिल भाषा में अनेक उच्च कोटि के ग्रंथ लिखे इन्होंने। सायण ये विद्वान है प्रसिद्ध, और माधव विद्यारण्य ये दोनों संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। सायण और माधव विद्यारण्य, उसने वेदों के प्रख्यात भाष्यकार थे ये, और संस्कृत के उच्च कोटि के विद्वान थे। कृष्णदेव राय स्वयं उच्च कोटि का विद्वान था। उसने तेलुगु भाषा में अमुक्त माल्यद नामक ग्रंथ की रचना की। अमुक्त माल्यद कृष्णदेव राय ने की। तेलुगु साहित्य का महान कवि अलसनी भी उसी के समय हुआ। अलसनी तेलुगु साहित्य का महान कवि हुआ है अलसनी, ये भी कृष्णदेव राय के समय ही हुआ। अनेक कवि विद्वान दार्शनिक कृष्णदेव राय के दरबार में रहा करते थे, और अलसनी को राज कवि का पद प्राप्त था कृष्णदेव राय के दरबार में। कृष्णदेव राय के उत्तराधिकारियों ने भी विद्वानों और साहित्यकारों को संरक्षण प्रदान किया। अतः उनके समय में नाटक, संगीत, व्याकरण, दर्शन तथा ज्ञान की अन्य शाखाओं पर अनेक ग्रंथ लिखे गए। कला के क्षेत्र में उन्नति। विजयनगर साम्राज्य में कला के क्षेत्र में भी पर्याप्त उन्नति हुई। विजयनगर के शासक अच्छे निर्माता थे। उन्होंने अनेक भव्य मंदिरों, विशाल राजमहलों, झीलों, नहरों आदि का निर्माण करवाया। कृष्णदेव राय एक महान निर्माता था। उसने हजारा मंदिर का निर्माण करवाया। हजारा मंदिर 1000 या 1000 से ज्यादा खंभे होने के कारण 1000 स्तंभों वाला मंदिर भी इसे कहा गया है, हजारा मंदिर, जो विजयनगर की तत्कालीन स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट नमूना है। विट्ठल स्वामी का मंदिर भी उस युग की कला का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। विट्ठल स्वामी का मंदिर ये भी विजयनगर शासन में ही हुआ। कृष्णदेव ने नागल्लपुर नामक एक नया नगर बसाया। कृष्णदेव राय ने कौन सा नगर बसाया? नागल्लपुर, ये नगर बसाया, उसका नाम था। उसने राजधानी विजयनगर के सौंदर्य में वृद्धि के लिए अनेक मंडपों तथा गोपुरमों का निर्माण करवाया। गोपुरम। विजयनगर राज्य के शासकों ने चित्रकला, संगीत कला, नाट्य कला को भी प्रोत्साहन दिया। तो ये हमारा विजयनगर कंप्लीट हो गया। अब हम विजयनगर की शासन व्यवस्था भी देख लेते हैं। इसमें विजयनगर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक हो चुका है। तो हम थोड़ा सा इसकी शासन व्यवस्था भी देख लेते हैं। विजयनगर की शासन व्यवस्था। तो देखिए, केंद्रीय शासन की बात करें तो राजा, ये निरंकुश राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, और राज्य का सर्वोच्च अधिकारी राजा होता था। संपूर्ण शक्तियां उसी के हाथ में केंद्रित होती थी। वही सर्वोच्च सेनापति होता था और सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। लेकिन फिर भी वह स्वेच्छाचारी और निरंकुश नहीं था, और प्रजा की भलाई काम के लिए काम करना अपना कर्तव्य मानता था, और धर्म के अनुसार संचालन करता था शासन का। युवराज, राजा के ठीक बाद युवराज का पद होता था, जो सामान्यतः राजा का ज्येष्ठ पुत्र होता था, और पुत्र के न होने पर राजपरिवार के किसी भी योग्यतम पुरुष को युवराज नियुक्त कर दिया जाता था। नियुक्ति के बाद युवराज का राज्याभिषेक किया जाता था, और युवराज काल में उसे विद्या, साहित्य, कला, युद्ध आदि की शिक्षा दी जाती थी। अगला है केंद्रीय शासन में मंत्री परिषद। राजा को शासन कार्यों में सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। इसमें प्रधानमंत्री, मंत्री, सेनापति, कोषाध्यक्ष होते थे। राजा ही मंत्रियों की नियुक्ति करता था और उन्हें पदच्युत कर सकता था। विद्वान, कुशल, राजनीतिज्ञ तथा उच्च कुलीन व्यक्तियों को ही मंत्रिपरिषद का सदस्य बनाया जाता था। मंत्रियों के अलावा कुछ अन्य अधिकारी भी होते थे, जैसे रत्न भंडार का अध्यक्ष, व्यापार विभाग का अध्यक्ष, पुलिस अध्यक्ष, अश्वशाला का अध्यक्ष। तो राजा को शासन कार्यों में सलाह देने के लिए एक बड़ी समिति भी होती थी, जिसमें मंत्रियों के अतिरिक्त प्रांतीय गवर्नर, बड़े बड़े नायक, पुरोहित, विद्वान, व्यापारिक निगमों के प्रतिनिधि आदि सम्मिलित होते थे। इस समिति के सदस्यों की नियुक्ति भी राजा के द्वारा होती थी। और अगला इसका पॉइंट है दरबार केंद्रीय शासन का। इस तरह से 4 भागों में केंद्रीय शासन हो गया: युवराज, राजा, युवराज, मंत्रिपरिषद, दरबार।
विजयनगर राज्य के सम्राटों के दरबार वैभवशाली होते थे, वे दरबार की शान शौकत पर बहुत अधिक खर्च करते थे। विदेशी मंत्रियों ने विजयनगर के सम्राटों के दरबार की बहुत प्रशंसा की। ये तो हुआ केंद्रीय शासन। उसके बाद आता है प्रांतीय शासन, भी देख लेते हैं। विजयनगर राज्य 6 प्रांतों में विभक्त था। प्रत्येक प्रांत का शासक नायक कहलाता था। जैसे यहाँ राजा था, यहाँ पर नायक हो गया, जिसकी नियुक्ति स्वयं सम्राट करता था। नायक प्रांत का सर्वोच्च अधिकारी होता था। उससे प्रांत के सैनिक, असैनिक और न्याय संबंधी सभी अधिकार प्राप्त थे। उसे अपने प्रांत की, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति है केंद्र में, तो यहाँ राजा हो गया। यहाँ पर है हमारे यहाँ गवर्नर, तो ये नायक हो गया। उसे अपने प्रांत की आय व्यय का हिसाब नियमित रूप से केंद्र सरकार को भेजना पड़ता था। इससे अतिरिक्त आवश्यकता पड़ने पर नायकों को राजा को सैनिक सहायता भी देनी पड़ती थी। उसके बाद है स्थानीय शासन। प्रत्येक प्रांत अनेक जिलों में विभक्त होता था, जिन्हें नाडु या कोट्टम कहते थे। नाडु या कोट्टम, प्रत्येक प्रांत जिलों, उन जिलों को नाडु या कोट्टम कहते थे। शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होता था। ग्राम का प्रबंध करने के लिए ग्राम सभा होती थी। ग्राम सभा का प्रधान आयंगर कहलाता था। चौधरी, लेखक, चौकीदार, तौला आदि ग्राम सभा के अन्य पदाधिकारी होते थे, जिनका पद वंशानुगत होता था। और ग्राम सभा का प्रधान इन पदाधिकारियों की सहायता से गांव के शासन प्रबंध का संचालन करता था। और गांव के प्रबंध का निरीक्षण करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से महानायकाचार्य नामक पदाधिकारी की नियुक्ति की जाती थी। महानायकाचार्य, ये गांव का केंद्र सरकार की ओर से नियुक्त अधिकारी होता था, जो गांव के प्रबंध का निरीक्षण करने के लिए नियुक्त किया जाता था। इस तरह से फिर उसके बाद आता है राजस्व व्यवस्था। राजस्व व्यवस्था तो राज्य की आय का प्रमुख साधन भूमि कर था। किसानों से कुल उपज का 1/5 भाग भूमि कर लिया जाता था। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।